हेलो दोस्तों, आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी की हमारी अगली क्लास है। इसमें हम सामाजिक स्तरीकरण और आपका नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, ये हम कवर करेंगे। इसमें जो आपका सामाजिक स्तरीकरण है, इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि इसमें अगर बात की जाए तो इसमें मीनिंग दिया है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, विशेषता, आधार हो गए, उसके सामाजिक विभेदीकरण हो गए, उसके बाद सामाजिक असमानताएं और पदानुक्रम, ये इसमें हम कवर करेंगे सामाजिक स्तरीकरण में। और जो सामाजिक गतिशीलता है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सामाजिक गतिशीलता में यदि बात की जाए, इसमें हम कवर करेंगे जैसे कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ हो गया, मीनिंग्स। उसके बाद इसमें बात करेंगे हम जैसे नस्ल हो गया, जाति हो गया, वर्ग और लिंग, ये हम कवर करेंगे। रेस एंड जेंडर करेंगे, रेस एंड एथनिसिटी करेंगे, ठीक है। ये हम कवर करेंगे आज के सेशन में दोस्तों। तो और बाकी इसमें एक और टॉपिक हो जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण, जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पार्सन, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट ई मोरे, ये हम इनको बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। इनकी हर एक एक थ्योरी के बारे में देखना पड़ेगा, बुक्स के बारे में देखना पड़ेगा, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और जैसे कि सिलेबस में भी आपके पास दिया होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीनिंग, बेसिक, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर का टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रेस एंड ये कास्ट, क्लास एवं जेंडर, एंथिसिटी, ये हम कवर करेंगे आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे सेशन में क्या क्या होता है। हम पहले टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू भी कवर कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है। ये हमारा सेशन रहता है। इसी के साथ हमने कुछ प्लेलिस्ट लाई है, जैसे कि आपको पता ही है, हमने कुछ एक प्लेलिस्ट लाई है आपके लिए, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने एचपीजी के कवर कर लिया, 200 पेपरों का टारगेट था, मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया है। नए पेपर भी मैं इसमें ऐड करूंगा। इसके साथ इसमें एचएस अलाइड सभी पेपरों को मैंने कवर किया है। इसके साथ हिस्ट्री की हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, ये भी एक्सप्लेन वाली सीरीज है एचपीजी की, मतलब उसके साथ पॉलिटी की हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है। इसके साथ इकोनॉमिक्स की भी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, ज्योग्राफी की भी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, साइंस की भी हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है। 1200 एमसीक्यू का टारगेट था, कवर कर लिया है। नए पेपर भी मैं इसमें ऐड करूंगा। हिंदी व्याकरण की हमारी 5000 एमसीक्यू वाली सीरीज है, इसमें हम क्वेश्चनों को कवर करते हैं प्रीवियस ईयर के। उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर की भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का हमारा फुल कोर्स है, इसमें 15 टॉपिकों का टारगेट है, 9 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। इसके साथ मिक्स्ड सीरीज है हमारी, इसमें हम पेपर कवर करते हैं जिसमें 170 क्वेश्चन होता है और 40 पेपरों का मेरा टारगेट है, हमें कवर करना है। इसी के साथ हमने सोशियोलॉजी टीजीटी आर्ट्स मिशन का फुल कोर्स, मतलब कि इसमें हम 15 टॉपिकों का टारगेट लेकर चले हैं, जिसमें कि मैंने 4 टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब बचते हैं आपके पास 11 टॉपिक, तो आज एक 5वां टॉपिक एक और हो जाएगा, तो 5 टॉपिक आज आपके साथ 5 नहीं, आज मैं 2 टॉपिक करवाऊंगा, तो मतलब कि 6 टॉपिक आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है 15 टॉपिक कवर करने का। इसी के साथ ये टीजीटी जेवीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। इसी के साथ आपकी बात की जाए, ये आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आपने ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को आपने फॉलो करना है, जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप। शुरू करते हैं सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र के भूगर्भ शास्त्र से 1940 के दशक में आया। अब ये आपने ध्यान में रखना, कब आया? 1940 में। जिस प्रकार मिट्टी की परतें होती है, उसी प्रकार समाज भी कई परतों में बंटा होता है। इस प्रकार समाज के समूह एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों, अर्थात प्रत्येक समाज में परिस्थितियां पाई जाती है, स्टेटस पाई जाती है, जिसमें उच्चता, निम्नता, श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना पाई जाती है, जिसे स्तरीकरण कहते हैं। अतः स्तरीकरण एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जो प्रायः प्रत्येक समाज में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। सरल समाज में स्तरीकरण का रूप सरल, जबकि जटिल समाज में जटिल समाजीकरण
सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानता है। समाज का परिस्थितियों में बंटवारा, परिस्थिति मतलब स्टेटस में बंटवारा, कैटेगरी में बंटवारा। सोरोकिन का कहना है कि सतर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं है। महत्वपूर्ण है ये परिभाषा, पूछी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषाएं, डेफिनेशन। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। ठीक है, टॉलकॉट पार्सन के शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का ऊंचे एवं नीचे के क्रम विन्यास में विभाजन है। जीन्स वर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज का विभिन्न स्थायी ऐसी श्रेणियों और समूहों में विभाजन है जो कि उच्चतर एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबंध होते हैं। सदरलैंड एवं वुडवार्ड के अनुसार साधारणता स्तरीकरण अंतक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। आर्गवन एवं निमकॉप के शब्दों में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समूह को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हैं, हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के मूल तत्व क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के निम्न बातें पाई जाती है। सामाजिक विभेदीकरण, जब समाज में विभेद उत्पन्न होता है तो तभी सामाजिक स्तरों का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों यह है कि सामाजिक विभेदीकरण ही सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण है। उच्च एवं अधीनता की व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों का विकास होता है, जिसमें कुछ लोग ऊंचे पद पर रहते हैं और कुछ नीचे, जिसे समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। उच्चता एवं अधीनता की सामाजिक मान्यता में बात करें, उच्चता एवं अधीनता के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण तभी बना रहता है जब समाज की उसे स्वीकृति मिलती है। सामाजिक स्तरीकरण की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले बात करेंगे उपरोक्त विवेचन के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर समाज में पाई जाती है। उसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों को उनकी योग्यता और कार्यों के मुताबिक अलग अलग स्तरों में स्तरीकृत कर दिया जाता है जिससे समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण सामाजिक विभेदीकरण है जिससे समाज में लोगों में सामाजिक विभिन्नता उत्पन्न करते हुए उन्हें अलग अलग भागों में स्तरीकृत किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर गति से चलती रहती है। व्यक्ति के जैसे जैसे कार्य और योग्यताएं बदलती है वह विकसित होती जाती है, उन्हें उन्हीं रूपों में स्तरीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी प्रोफेसर के रूप में भी स्वीकृत हो सकता है अगर उसमें वही योग्यता आ जाती है। सामाजिक स्तरीकरण से समाज में विभिन्न श्रेणियों का विभिन्न इकाइयों में विभिन्न श्रेणियों का विकास होता है जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है। सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न इकाइयों में विभक्तीकरण है जिससे कि समस्त इकाइयां उच्चतर एवं निम्नतर के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है जिनमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण दो भिन्न भिन्न वर्गों में भेद होता है परंतु एक वर्ग के लोगों में एक सामूहिक चेतना पाई जाती है जिसको वर्ग चेतना कहते हैं, क्लासिक कॉन्सियस कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में कहीं भी शुद्ध रूप से खुले या बंद वर्ग नहीं मिलते। जाति और सामाजिक वर्ग को सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण के रूप में अवश्य माना जाता है, परंतु ना जाति एक पूरी तरह से बंद वर्ग है और ना वर्ग एक तरह से खुली श्रेणी है। इसी के साथ यदि बात की जाए, नेक्स्ट है वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण में वर्गों के बीच विभाजक रेखा खींचना बड़ा कठिन है। कहाँ कौन सा वर्ग समाप्त होता है और कौन सावर्ग
प्रारंभ होता है, इसका एकदम निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज में विभिन्न वर्गों में विवाह आदि की ना तो पूरी छूट है, ना ही पूरा प्रतिबंध। अतः शुद्ध वर्गों का अभाव सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख लक्षण है। सामाजिक विभेद एवं सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे। सामाजिक विभेदीकरण भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से सभी समाजों में व्याप्त रही है। विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। नॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार बताए हैं। नॉर्थ की परिवार कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार या संस्कृति, रुचि, क्रम, विन्यास। ठीक है, फंक्शन, कल्चर, इंटरेस्ट, रैंक के आधार पर 4 प्रकार बताया है इन्होंने। विभेदीकरण का चौथा आधार क्रम विन्यास है, जिसके अंतर्गत समान परिस्थिति प्राप्त लोग समाज के एक स्तर के सदस्य होते हैं। समाज के विभिन्न स्तर परिस्थितियों के भेद के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार के विभेदीकरण में ऊंचे नीचे का बोध होता है, जो कि उपयुक्त तीनों सामाजिक विभेदीकरण के मापदंडों में नहीं है। क्रम विन्यास का आधार परिस्थिति है, जो कि सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। अतः वह विभेदीकरण जिसका आधार क्रम विन्यास है वह स्तरीकरण कहलाता है। इस प्रकार विभेदीकरण में निम्न बातें सम्मिलित आती है, जैसे कि विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। सामाजिकरण विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य एवं स्पष्ट कारकों द्वारा किया जाता है। सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक है। विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं अधीनता या श्रेष्ठता और हीनता या उच्च एवं निम्न का भाव जुड़ जाता है तो वही विभेदीकरण सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक विभेदीकरण एक स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जबकि स्तरीकरण एक जागरूक एवं जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। विभेदीकरण के लिए समूह का स्थायी होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्तरीकरण के लिए समूह का स्थायी होना आवश्यक है। दोस्तों, इनमें समझाने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको चीजें समझ आ रही है। एक प्रकार विभेदीकरण एवं स्तरीकरण दोनों असमानता है, इनइक्वलिटी है, लेकिन जिस असमानता में ऊंच नीच के भाव जुड़ जाते हैं वही स्तरीकरण होता है। उदाहरण स्वरूप लिंग के आधार पर यदि बात की जाए, लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष का विभाजन विभेदीकरण है, जबकि पुरुष का श्रेष्ठ तथा स्त्री को हीन मानना ही स्तरीकरण है। ये देखो, यहाँ पर आपको समझ आ गया होना। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार एवं महत्व बात करेंगे। फंक्शन एवं इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और महत्व को निम्न शीर्षकों में उल्लिखित किया जा सकता है। जैसे कि सामाजिक स्तरीकरण के व्यक्तिक महत्व की बात करें, इसमें व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तित्व का, व्यक्तिक संघर्ष में रक्षा, आवश्यकता की पूर्ति, कार्य करने की प्रेरणा। सामाजिक महत्व में सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संकलन, सामाजिक संघर्ष और रक्षा, श्रम विभाजन। मनोवैज्ञानिक महत्व में मानसिक संतोष, मनोवृत्ति का निर्धारण। सामाजिक स्तरीकरण के आधार की बात करेंगे। बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये आपके पास भी दिया होगा सिलेबस में, बेसिक ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिया है आपके पास, है ना। तो बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि स्तरीकरण विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, जिसके निर्धारण के आधार पर समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं आधार, जिसके निर्धारण के आधार पर समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पार्सन्स ने समाज में परिस्थिति निर्धारण के 6 आधारों का उल्लेख किया है, जिसे स्तरीकरण के लिए उपयुक्त कहा जाता है। जैसे कि नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषता, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता तथा शक्ति। ये इन्होंने 6 आधारों पर उल्लेख किया है पार्सन्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स स्तरीकरण का एकमात्र आधार आर्थिकी को मानते हैं तथा समाज में विभाजन और असमानता के लिए आर्थिक कारकों को उत्तरदायी ठहराते हैं। मार्क्स
के विचारों को एक पक्षीय या एक स्तरीय कहा जाता है। सोरोकिन और मैक्स वेबर सामाजिक स्तरीकरण के लिए 3 आधारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सोरोकिन ने स्तरीकरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आधारों का उल्लेख किया है, वहीं मैक्स वेबर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को महत्वपूर्ण बताते हैं। इसलिए सोरोकिन और मैक्स वेबर के विचारों को बहुपक्षीय या बहुस्तरीय त्रिस्तरीय मंडल कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आधार प्राणी शास्त्रीय आधार, लिंग भेद। प्राणी शास्त्रीय आधार में सबसे पहले लिंग भेद, आयु भेद, प्रजाति या जाति भेद, जन्म, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता। सामाजिक सांस्कृतिक आधार संपत्ति हो गया, व्यवसाय हो गया, धर्म हो गया, राजनीतिक शक्ति हो गया। सोरोकिन व्यावसायिक आधार पर स्तरीकरण के 2 स्वरूप बताते हैं। कौन कौन से? अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण, अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण इसमें आता है। इस प्रकार के स्तरीकरण में व्यवसायों की अच्छाई बुराई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे एक प्रोफेसर का व्यवसाय व एक क्लर्क का व्यवसाय। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान जाति व्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अतः व्यावसायिक स्तरीकरण इंटर और इंट्रा, एक ही प्रकार के व्यवसाय में लोगों का स्तरीकृत होना, इस प्रकार के स्तरीकरण की विशेषता। उदाहरणार्थ, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट और अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का पेशा समान होने पर भी इन तीनों का व्यावसायिक स्तर समान नहीं है। ध्यातव्य मतलब ध्यान रहे कि समाजीकरण समाज में प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यमान रहा है, लेकिन 1940 के आसपास भूगर्भ शास्त्र से आया। सन 1953 में प्रकाशित लिपसेट और बेंडेक्स की पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी ये। लिपसेट और बेंडिक्स की पुस्तक है क्लास, स्टेटस एंड पावर, की सामाजिक स्तरीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। लिपसेट और बेंडेक्स सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताते हैं: वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति 3 आधार बताते हैं। इसी प्रकार आद्रे बिताई ने भारतीय समाज के अध्याय उपरांत सन 1958 में कास्ट, क्लास एंड पावर नामक पुस्तक की रचना की तथा वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर समाज में स्तरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया: जाति, वर्ग और शक्ति। जॉनसन परिवार को स्तरीकरण की इकाई मानते हैं, अर्थात स्तरीकरण का आधार परिवार है। समाज 2 प्रकार के पारिवारिक समूहों में बंटा होता है। पहला वह परिवार जो पहले से ही उच्च और वह सम्मानित रहा, उन्हें अभ्यंतर समूह कहते हैं। जबकि दूसरा वह परिवार है जो अपने प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिन्हें अराइविस्ट कहते हैं, आगंतुक कहते हैं। उसके बाद है तीसरा आधार, 2 आधार कहे इन्होंने। उसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें जैसे आपके पास दिया होगा फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें रेस आ जाता है, ठीक है, और कास्ट, क्लास, जेंडर आ जाता है, तो ये भी यही कर लेते हैं कवर, ठीक है, कुछ पार्ट हो जाएगा यहीं। बोटमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूप उल्लेखित किए। किसने किए हैं? बोटमोर ने दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा। दोस्तों ये दिया नहीं है, परंतु आपके पास सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप दिया है, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो उसी के अंतर्गत ये आएंगे: दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा। दास प्रथा की बात करेंगे, मानव इतिहास में दास प्रथा भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप रहा है। यह असमानता की चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्ति के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। उसके साथ एल.टी. हॉबहाउस ने कहा कि दास वह व्यक्ति है जिसे कानून और परंपरा दोनों दूसरे की संपत्ति मानती है।
कुछ विशिष्ट स्थिति में वह पूर्णतः अधिकार विहीन है तथा कुछ स्थिति में उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे एक बैल या गधे की। इस प्रकार दास प्रथा असमानता की कल्पनातीत स्थिति है। जो तो दास प्रथा के उदाहरण इतिहास में समय समय पर मिलते रहे, किंतु विशेष रूप से यूनानी और रोमन साम्राज्यों में इसका अधिक प्रचलन था। इसके इसके अलावा 18वीं और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भागों में दास लोग अधिक संख्या में रखे जाते थे। निकोबर के अनुसार दास प्रथा भी औद्योगिक व्यवस्था के समान रही है, क्योंकि इसने मालिकों को दासों से एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करने को प्रोत्साहित किया, जिससे मालिकों की जीवन शैली में काफी अंतर पाया गया। आधुनिक युग में मानव अधिकार और प्रजातांत्रिक विचारों के कारण संस्तरण या स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। समूह भेद का आदिम स्तर है, जैसे कि जागीर। दूसरा है मध्य युग में जागीरों की प्रथा थी। ये जागीर प्रथा और कानून द्वारा मान्य थी। इसमें 3 वर्ग होते थे: पादरी, सरदार, साधारण जनता। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एक संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। बोटो-मोर जागीरों की 3 विशेषता बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे कहते हैं, हर जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति थी, स्टेटस होता था उनका एक। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन था। दूसरा, जागीरें राजनीतिक समूह थी। ये तीनों ही विशेषताएं जागीरों को स्तरों में बांटती है और उनको स्तरीकरण की ठोस भूमिका प्रदान करती है। उसके बाद है जाति प्रथा। जाति प्रथा की बात कर लेते हैं। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। जब जाति शब्द का उल्लेख होते ही हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि यह केवल भारत में ही विद्यमान है, वरन इसका कारण यह भी है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। जैसे कि कोनिंग ने लिखा है कि जाति की प्रतिष्ठा भूमि भारत है। जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है। जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है, किसने कहा? कोनिंग ने। यदि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पाई जाने वाली संस्तरण का एक अनुपम स्वरूप है, इसका अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। A.R. वाडिया का मत है कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा की कास्ट का हिंदी अनुवाद है। कास्ट की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा की कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत विभेद या जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाया ने इसका प्रयोग पर जाति के संदर्भ में किया। मजूमदार एवं मदान ने कहा जाति एक बंद वर्ग है। इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 1957 की पुस्तक है। कुले ने कहा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर उत्पन्न नहीं होता, तब वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। हर्बर्ट रिजले की बात करेंगे। जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है। समान आनुवंशिक व्यवसाय को करने का जोर देता है और सम्मति देने में समर्थ लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है। J.H. हट्टन, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज में अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। केतकर की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, इनकी बुक है एक। जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी 2 विशेषताएं, सदस्यता
केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार जाति जन्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की एक वह गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर विवाह, खान पान, व्यवसाय तथा सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लगाती है। विशेषताएं डॉक्टर जी.एस. घुरे की बात करेंगे। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। इनकी बुक है एक समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्तरण, उसके बाद भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। और उसके बाद है विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं तथा विशेषाधिकार, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। अन्य विशेषताएं जन्मजात सदस्यता, एक विशिष्ट नाम, जाति तथा राजनीतिक रूप। किंग्सले डेविस की बात करेंगे। इनकी ह्यूमन सोसाइटी 1936 जाति व्यवस्था की 7 विशेषता बताते हैं। बुक कहने की है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। जाति की सदस्यता वंशानुगत होता है। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। जाति अंतर्विवाही समूह है। जाति अपने सदस्यों पर एक दूसरे के साथ खान पान, सामाजिक सहवास, सहयोग, संपर्कों आदि पर प्रतिबंध लगाती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है जो कि जातीय चेतना को बल देता है। प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। प्रत्येक जाति के मध्य श्रेष्ठता और व हीनता की भावना पाई जाती है। जाति व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार है। मैक्स वेबर के अनुसार जाति प्रणाली को इसकी विशेषता के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। उसने जाति को परिस्थिति समूह के रूप में देखा, अर्थात ऐसा समूह जिसमें सदस्यों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा जीवन स्तर के आधार पर जाना जाता है। इस प्रकार के समूह पर उनकी सामाजिक अंतःक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए कौन किससे शादी करेगा और एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है। समय के अंतराल के बाद इसने जाति विशेषताओं का रूप ले लिया, क्योंकि इन विशेषताओं ने जातियों को परिभाषित करना आसान बना दिया। वेबर के अनुसार सामाजिक संगठन ब्राह्मण विचारधारा पर आधारित था। हिंदुओं के कर्म, धर्म एवं संस्कार के दार्शनिक विचारों की ओर संकेत करता था। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक पवित्र हिंदू अपने पूर्व जन्म के कर्म एवं धर्म के कारण विशेष जाति कुल में जन्म लेता है, अतः प्रत्येक जाति के लिए अपनी पहचान को कायम रखना अति आवश्यक हो जाता है और उसे यह भी चेष्टा करनी पड़ती है कि समाज में उसकी स्थिति ना गिरे। डॉक्टर घुरे कहते हैं, डॉक्टर घुरे जातियों को उनके अनेक उपजातियों में बांटते हैं। वे जातियों को 6 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर घुरे कौन कौन सी करते हैं, जैसे कि समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्तरण हो गया, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, उसके बाद हो गया सामाजिक तथा धार्मिक नियोग्यता तथा विशेषाधिकार, पेशे से अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव तथा विवाह संबंधी प्रतिबंध। डॉक्टर M.N. श्रीनिवासन की बात करेंगे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। श्रीनिवास जी भी जाति का एक खंडनात्मक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार भी प्रत्येक जाति उपजाति में बंटी है। अपनी व्याख्या में वे निम्न विशेषताओं का उल्लेख करते हैं: संस्तरण, सोपान क्रम, व्यावसायिक संघ, खानपान, पोशाक तथा भाषा का व प्रथा, प्रदूषण, जाति पंचायत और सभाएं, संस्कृतिकरण। प्रभुत्वशील जाति की बात करेंगे। इनके निर्धारण में 3 आधार मानते हैं: संख्यात्मक शक्ति, भूस्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। लुई
ड्यूमा के विचार है। जाति पर काफी कुछ अध्ययन फ्रांसीसी विद्वान लुई ड्यूमा ने किया, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस 1970 में किया। ड्यूमो ने जाति के 3 प्रमुख गुणों का वर्णन किया है: सोपान क्रम, दूरी, श्रम विभाजन। ड्यूमो भी जाति को विभक्त रूप से देखते हैं। उसके अनुसार इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जाति सिर्फ उपभागों में बंटी और प्रत्येक उपभाग एक दूसरे से स्वतंत्र है, बल्कि प्रत्येक खंड अपने ऊपर वाले खंड का भाग है। यह कुछ प्याज के छिलके की भांति है। एक छिलका उतारने पर एक नई परत सामने आती है, जिसके नीचे वैसी ही कई और परतें होती है। ये सभी परतें मिलकर प्याज बनती है। ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था खंडों का योग है। प्रत्येक खंड दूसरे खंड के साथ सोपानबद्ध संबंध से व्यवस्थित होता है तथा इसमें दूसरा खंड शामिल होता है। जातियों की इन असमानताओं एवं संबंध को ड्यूमा ने इनकम्पसिंग और इनकम्पासक कहा है। प्रभुत्वशाली जाति की बात करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोनाउंसिएशन कर लेनी है। उसके साथ ही प्रभुत्वशाली जाति वे जाति जो कर्मकांडीय रूप से उच्च न हो, फिर भी संपत्ति, राजनीतिक शक्ति एवं संख्यात्मक शक्ति के आधार पर उच्च परिस्थिति रखती है। इनकम्पसिंग की बात की जाए, इनकम्पासक की बात की जाए, जातिगत सोपान क्रम के वर्णन हेतु ड्यूमा द्वारा प्रयुक्त अवधारणा प्रत्येक जाति में उसे नीचे की जाति निहित होती है तथा एक उससे ऊपर की जाति वह निहित होती है। ड्यूमा का मत है कि भारतीय समाज स्थिर रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है, परंतु समाज का परिवर्तन अनुपस्थित रहा है। ड्यूमा भारतीय समाज को एक जाति समाज के रूप में मानते हैं। HJS मैन जाति को एक असंविदागत मानते हैं। परिस्थिति समाज का उदाहरण बताते हैं। गुट समाज कहते हैं कि ऑस्कर लेविस ने भारतीय गांव रामपुर के अध्ययन के दौरान इस अवधारणा का प्रयोग किया है कि अपने गुटों का अध्ययन समूहों की गत्यात्मकता के लिए किया, और लेविस का कहना है कि गुटों का मूल आधार नातेदारी संधि है और वे पारस्परिक सहयोग और सहायता के लिए निर्मित किया जाता है। गुट के सदस्य मुकदमे लड़ने तथा विवाह एवं दाह संस्कार आदि के अवसर पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके साथ ही ड्यूमा द्वारा दिया गया जाति का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण दूरी है। इस जाति के सुचिता अथवा प्रदूषण सोपान क्रम का घोतक है, चिन्ह है तथा इसके साथ यह जाति की कर्मकांडीय परिस्थिति को बनाए रखने में भी सहायता करता है। सुचिता और प्रदूषण का सिद्धांत खान पान व विवाह संबंधी क्षेत्रों में जातियों के संबंध का आधार है। संबंधों इन्हीं भी जानिए। J.H. हटन कास्ट इन इंडिया द्वारा जाति के 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। एक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रकार, जातीय समुदाय के लिए कार्य, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य। E.A. रॉस समाज को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो क में प्राकृतिक समाज, नेचुरल सोसाइटी, वर्गों पर आधारित क्लास बेस्ड सोसाइटी। जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की बात की जाए तो परंपरागत सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रमुख रूप से प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में यह मंत्र है, जिसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जांघ से तथा उधर से शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं। मनुस्मृति में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के अनुसार ही वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, जबकि जाति की उत्पत्ति के समय में मनु का कथन है कि प्रतिलोम विवाह वर्ण संकरता इसके लिए उत्तरदायी है। महाभारत में वर्ण संकरता के आधार पर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति को समझा गया है। हटन ने भी इस विचार का समर्थन दिया है।
सिद्धांत, इस सिद्धांत के साथ रिजले, धुरे और मजूमदार का नाम जुड़ा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कौन कौन इससे जुड़े हैं, रिजले, धुरे और मजूमदार। धुरे, रिजले का कहना है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण अनुलोम अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। इंडो आयरन प्रजाति जो फारस से भारत आई थी, उसने फारस की सामाजिक व्यवस्था को यहाँ भी लागू किया। आर्य लोग चूंकि विजेता थे और वे अपने साथ अधिक स्त्रियां नहीं लाए थे, इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मूल निवासियों, जैसे कि दस्यु या दास कहते थे, की लड़कियों से विवाह करना शुरू किया और इस तरह अनुलोम विवाह की प्रथा का प्रारंभ हुआ। आर्य विजेता थे और उन लोगों ने अपनी लड़कियों का विवाह यहाँ की मूल निवासियों से करने की इजाजत नहीं दी, यानी प्रतिलोम विवाह को स्वीकार नहीं किया करते थे। रिजले का कहना है कि जब आर्य लोगों की अपनी स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो गई तो उन्होंने अनुलोम विवाह की प्रथा को बंद कर दिया और ये आक्रमणकारी समूह विभिन्न जातियों में बदल गए। गोरे भी प्रजातीय कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं कि रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों एवं अनार्यों में कई उच्च एवं निम्न समूह बने। इस प्रकार जाति व्यवस्था का आदि स्रोत आर्य एवं द्रविड़ों के बीच पाया जाने वाला प्रजातीय भेद था। मजूमदार का कहना है कि आर्य जब आए तो वे अपने साथ अपनी सामाजिक व्यवस्था भी लाए थे, जिसके अनुसार वह समाज 3 वर्गों में विभाजित था। वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। यहाँ की द्रविड़ों को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा था। आर्यों के आने के बाद भी समय समय पर अनेक अन्य प्रजातीय समूह आक्रमणकारी के रूप में आते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूह पारस्परिक संपर्क और सांस्कृतिक संघर्ष के कारण भारत के विभिन्न सामाजिक समूह का निर्माण हुआ, जिन्होंने जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। धार्मिक सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के प्रवक्तकों ने होकार्ट और सेनार्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। होकार्ट की मान्यता है कि धार्मिक क्रियाओं और कर्म कांडों के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत में धर्म का बहुत महत्व था तथा राजाओं को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। राजा धार्मिक क्रियाओं का प्रतिनिधि था। उसने अन्य क्रियाओं को करने के लिए अनेक समूहों का अलग अलग पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान किए। धीरे धीरे कालांतर में धार्मिक आधारों पर बने ये ही समूह जातियों के रूप में विकसित हुए। इन जातियों द्वारा अपनाए गए पेशों से संबंधित पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर विभिन्न जातियों का स्तर ऊंचा और नीचा निश्चित हुआ। सेनार्ट ने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित निषेधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न किया। आपने बतलाया है कि पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता में भिन्नता भोजन संबंधी प्रतिबंध प्रारंभ हुए। एक ही देवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते थे तथा अपने देवता को एक दूसरे प्रकार का भोजन भोग के रूप में चढ़ाते थे। इन विभिन्नताओं को मानने वाले समूह को स्वयं को दूसरे देवता की मानने वालों से भिन्न समझने लगे। राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे। फ्रांसीसी पादरी अब्बे डुबाया ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जाति प्रणाली ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने तथा अपने को दूसरों से उच्च सिद्ध करने के उद्देश्य से जाति प्रणाली की रचना की थी। इसके अंतर्गत उच्च नीच की जो योजना बनाई गई है उसमें ब्राह्मणों ने अपना स्थान सबसे ऊपर रखा है। घुरे भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। घुरे ने लिखा है कि मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि भारत में जाति इंडो आयरन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, जो गंगा और यमुना के मैदान में पला और वहां से देश के अन्य भागों में ले जाया गया। व्यावसायिक सिद्धांत। जाति प्रणाली की उत्पत्ति संबंधी इस सिद्धांत का प्रतिपादन नेस्फेल्ड नामक विद्वान ने किया। नेस्फेल्ड की मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा उद्योग धंधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। आपने लिखा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रणाली की उत्पत्ति के उत्तरदायी है। अब याद रखने वाले सिद्धांत और प्रणेता किसने दिया है? प्रजाति सिद्धांत रिजले, घुरे और मजूमदार संबंधित है। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एवं सेनार्ट
राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबाया और घुरे। सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत शरत चंद्र राय। उद्विकासीय सिद्धांत इवेस्ट इवेस्टन सन। आदिम संस्कृति और मानवता का सिद्धांत हटन मैरेट और कार्डरिगटन। व्यावसायिक सिद्धांत नेप्सफेल्ड ब्लंट दहलमन। बहुकारक सिद्धांत हटन। वर्ण सिद्धांत गॉल्थेरेज़मिज। मानना का सिद्धांत क्या है? हटन ने जाति की उत्पत्ति से संबंधित मानना का सहारा लिया है। मानना एक रहस्यमय, अलौकिक एवं अव्यक्तिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह स्पर्श से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा एवं बुरा दोनों ही हो सकता है। इसलिए मानना है कि विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श में पड़ते हैं। अन्य शक्तियां एवं समूहों में माना से बचने के लिए ही अंतर्विवाह, खान-पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी निषेध लागू किए गए। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच-नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थी और भारत के मूल निवासी में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते थे एवं समूह विभाजन भी था। परंतु यहाँ के मूल निवासियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यह आर्यों के प्रभाव के कारण ही पैदा हुआ। हटन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारकों जैसे कि भौगोलिक पृथक्करण, समाज, खान-पान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का संघर्ष, वर्णों का विकास तथा प्रशासकों की आर्थिक एवं प्रशासकीय नीति आदियों का भी स्वीकार किया है। वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम की बात करेंगे। वर्ग भी सामाजिक स्तरीकरण का एक सार्वभौमिक स्वरूप है। विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है सही जहां वर्ग ना पाया जाता। वर्तमान समाज में वर्ग स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप हो गया है। मार्क्स व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के स्थान पर वर्ग प्राणी कहना अधिक उपयुक्त मानते थे। वर्ग भी समाज में आदिकाल से प्रचलित रहा है। आयु, लिंग, शिक्षा, आय आदि के आधार पर वर्ग बनते थे। वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके निर्माण का आधार जन्म ना होकर अन्य आधार है। आगवर्न एवं निमकॉफ एक विद्वान है। इन्होंने कहा, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। स्तरीकरण एवं संस्तरण में अंतर क्या होता है? स्तरीकरण एवं संस्तरण उपयुक्त दोनों अवधारणाओं का प्रयोग समानार्थी किया जाता है, जो गलत है। यह सत्य है कि दोनों असमानता है, लेकिन इस समानता के बावजूद इनमें भिन्नता है। जब असमानता जन्म और वंशानुक्रम पर आधारित होता है तथा इसके आधार पर उनमें श्रेष्ठता-हीनता पाई जाती है, तो उस असमानता को संस्तरण कहते हैं। यह मुख्यतः अनौपचारिक एवं बंद समूह की विशेषता है जिसमें परिवर्तन असंभव है। इसलिए जाति को संस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन वैसी असमानता जिसमें व्यक्ति और समूह अपनी योग्यता के आधार पर परिवर्तन कर सकता है, उसे स्तरीकृत व्यवस्था कहते हैं। वर्ग व्यवस्था और औपचारिक तथा खुले समूह को स्तरीकृत व्यवस्था माना जाता है। गुल्डनर की बात करेंगे। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। मैक्स वेबर, हम एक समूह को तब तक वर्ग कहते हैं जब तक एक समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हो, जहां तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतः निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। मार्क्स कहते हैं, जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को
वर्ग को उसके उत्पादन के साधन और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में भी ही परिभाषित किया जा सकता है। लेपियर, गिन्सबर्ग एवं ओल्सन वर्ग के अनुसार के निर्माण के लिए सांस्कृतिक आधारों का उल्लेख माना है। ओल्सन सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधा और सम्मान मिला होता है। लेपियर सामाजिक वर्ग एवं सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। विशेषताएं समूहों का उतार चढ़ाव। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर एवं कुछ वर्ग मध्यम एवं कुछ निम्नतम स्थान पर होते हैं। समान परिस्थिति। एक सामाजिक वर्ग के सदस्यों की समान सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है, जैसे एक क्लर्क वर्ग, अधिकारी वर्ग, मजदूर एवं पूंजीगत वर्ग आदि। ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, जन्म का महत्व नहीं। उसके बाद है कम स्थिरता, पूर्णता अर्जित। वीर स्टडीड की बात करेंगे। वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया गया है इन्होंने। एक तो है संपत्ति, धन एवं आय, परिवार एवं नातेदारी, निवास की स्थिति, निवास स्थान की अवधि, व्यवसाय की प्रकृति, शिक्षा, धर्म। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांत हैं। सामाजिक स्तरीकरण क्यों और किन कारणों से निर्धारित होती है, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के नाम से संबोधित किया गया है। पोर्टमोर ने सामाजिकरण के सिद्धांत को निम्न 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक स्तरीकरण का सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात कर लेंगे। पार्सन तथा डेविस व मूर के विचारों को प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मैक्स वेबर तथा वार्नर ने ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत उनकी वर्ग की अवधारणा पर आधारित है। मार्क्स का विचार है, क्या विचार है मार्क्स का, कि समाज में समाजीकरण स्तरीकरण का मूल कारण उत्पादन, आर्थिक शक्ति, आर्थिकी संरचना, सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति उस समाज में पाई जाने वाली उत्पादन की विधियों तथा आर्थिक शक्तियों पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रविधि को तथा उत्पादन प्रविधि अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है, जिनसे समाज में वर्ग व्यवस्था का जन्म होता है। वर्ग व्यवस्था से समाज में मुख्यतः 2 वर्ग विकसित होते हैं, पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक या सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर निरंतर रहता है, जबकि पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है तथा ये संपत्ति के स्वामी माने जाते हैं। इसके विपरीत सर्वहारा वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता। ये केवल अपने श्रम को बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। इससे समाज में स्तरीकरण का जो स्वरूप विकसित होता है उसमें आर्थिक असमानता, शोषण व अन्याय का जन्म होता है। पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जिससे इन दोनों के बीच संघर्ष विकसित होता है। मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष कहा है। मार्क्स का विश्वास है कि इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय तथा अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसके द्वारा सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत में मुख्यतः विशेषता इस प्रकार है। सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण उत्पादन की प्रक्रिया है, जिससे समाज में वर्ग व्यवस्था विकसित होती है। समाज की प्रारंभिक व्यवस्था में वर्ग विभेद नहीं था। वर्ग प्रणाली धीरे धीरे बाद में विकसित हुई, जो पूंजीवादी युग में पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाती है तथा वर्ग संघर्ष का जन्म उग्र
रूप में विकसित हो जाता है। मार्क्स ने समाज की भौतिकी व्यवस्था करते हुए समाज के इतिहास को निम्न भागों में बांटा है। आदिम साम्यवादी युग, स्तरीकरण और वर्ग विभेद का अभाव। दास्ता का युग दास्तो युग है। सामाजिक स्तरीकरण में दो वर्ग विकसित हुए हैं, सामंत वर्ग तथा कृषक या दास वर्ग। कृषि युग की बात करेंगे, सामंतवादी युग भी इसे कहते हैं। समाज दो वर्गों के रूप में विकसित हुआ, जमींदार और भूमिहीन। पूंजीवादी युग में सामाजिक स्तरीकरण के दो वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, सर्वहारा वर्ग विकसित हुए। साम्यवादी युग में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो गया और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें राज्य की संस्था समाप्त हो जाएगी। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप समाज की उत्पादन प्रवृत्ति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रकार्यवादी सिद्धांत का वर्णन किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया है। उन्होंने अपने लेख को इस मान्यता से शुरू करते हैं कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। समाजों में संस्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न स्थानों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप से विकसित होती है। इसके द्वारा समाज ऐसी व्यवस्था करता है जिससे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य व्यक्ति पहुंचे है। याद रखें, याद क्या रखना आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर। मार्क्स आर्थिक आधार बताते हैं। सोरोकिन आर्थिकी, राजनीति और व्यवसाय त्रिस्तरीय बहुपक्षीय। मैक्स वेबर आर्थिकी, राजनीतिक और सामाजिकी। लिपसेट और बेनेडिक्स वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। आंद्रे वेते जाति, वर्ग और शक्ति। पार्सन्स परिस्थिति और सामाजिक मूल्य। वार्नर समान और परिस्थिति समूह। सी राइट मिल्स शक्ति अभिजात, जिसमें आर्थिकी शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति। ट्यूमिन परिस्थिति और शक्ति। माइकेल यंग योग्यता तंत्र का सिद्धांत। कॉकस जाति, वर्ग और प्रजाति। डेविस का कहना है कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न बुद्धि एवं योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। जो पद सामाजिक सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की आशा की जाती है। महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं परीक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ परीक्षण कठिन एवं खर्चीले होते हैं अतः उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन पदों के लिए समाज अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस के पद अधिक महंगे और अधिक परिश्रम के बाद प्राप्त होते हैं, बजाय एक अध्यापक या चतुर श्रेणी के कर्मचारी के। पद के अतः इन पदों के लिए समाज द्वारा अधिक चेतन एवं सुविधा की व्यवस्था की गई है। डेविस के अनुसार समाज 3 प्रकार का पुरस्कार देता है। प्रथम, समाज में वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन आधार, धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन इसे कहते हैं। द्वितीय में समाज मन, बहलाव तथा सौंदर्य तथा बोधात्मक प्रकृति वस्तु प्रदान करता है। तृतीय, समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात प्रतीकात्मक। उदाहरण के लिए वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री आदि उपाधियां सम्मानजनक पुरस्कार है। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। डेविस का मत है कि यह सिद्धांत बंद तथा खुला दोनों पर लागू होता है, क्योंकि स्तरीकरण में व्यक्तियों का नहीं वर्ण जातियों का क्रम विन्यास होता है। भारत में पदों का महत्व एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार क्रम विन्यास पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्तरीकरण एवं सार्वभौमिक तथ्य है। डेविस और मूर
के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना मेलन ट्यूमिन द्वारा किया गया है। ट्यूमिनन का कहना है कि यह कैसे कहा जा सकता है कि समाज में कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। समाज में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे आप लोगों का कोई महत्व नहीं होता, उनके लिए एक उस परिस्थिति का कोई महत्व नहीं होता। डेविस और मोर शायद यह भूल गए हैं कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ शक्ति की मात्रा जुड़ी होती है। जिस परिस्थिति के साथ जितनी शक्ति की मात्रा होगी वह परिस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। क्लस्टर की परिस्थिति समाज में अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्लस्टर की परिस्थिति समाज में इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे किसी भी कर्मचारी को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। माइकल यंग द्वारा योग्यता तंत्र का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द मेरिटोरेसी विकसित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि योग्य लोग ही योग्य पद को पा सके। यंग की पुस्तक द राइज ऑफ मेरिटोरेसी है। पार्सन का सिद्धांत है। पार्सन संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ पद समाज में महत्वपूर्ण होते हैं जो योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। कौन सा पद महत्वपूर्ण है? पार्सन का कहना है कि यह उस समाज के मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि समाज एकता में विश्वास करता है तो उसे लक्ष्य दूसरे होंगे, और संघर्ष में विश्वास करता है तो उसके लक्ष्य बिल्कुल भिन्न होंगे। इस प्रकार स्तरीकरण का आधार सामाजिक मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। मैक्स वेबर का सिद्धांत। वेबर मार्क्स की तरह वर्ग के स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने कहा कि आर्थिक कारक के साथ शक्ति और सम्मान का भी महत्व होता है। आपके अनुसार संपत्ति के वर्ग भेद उत्पन्न होता है। शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं और सम्मान में अंतर होने से परिस्थिति समूह या स्तर बनते हैं। वेबर ने भी परिस्थिति समूह और दल के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या की है। जिस वर्ग के लोगों के पास संपत्ति होती है वो एक समुचित सम्मान के साथ एक परिस्थिति समूह के सदस्य हो जाते हैं और कालांतर में उनको शक्ति मिल जाती है। वार्नर का सिद्धांत। वार्नर वेबर से प्रभावित थे। आपने सम्मान और परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार मानता है। आपने उन आधारों को मतलब यहाँ लेखक को बोल रहे हैं ना, उन आधारों को जानने का प्रयास किया है कि एक अमेरिकी दूसरे को क्रम विन्यास में रखते हैं। वार्नर ने अपनी यांकी सिटी के अध्ययन में स्तरीकरण का ख्याति सूचक उपागम का उपयोग किया है। ख्याति सूचक उपागम से तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जिसमें वर्ग का निर्धारण इस आधार पर होता है कि व्यक्ति स्वयं को किस वर्ग में रखता है तथा उसे लोग किस वर्ग में मानते हैं। वर्ग का निर्धारण मात्र आय से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, व्यवसाय, जीवन शैली जैसी व्यक्तिनिष्ठ आधारों से होता है। वार्नर ने अपनी श्रेणियों के प्रमाणीकरण की दिशा में 6 वर्गों का विकास किया। उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, निम्नतम निम्न वर्ग। सी राइट मिल्स कहते हैं कि अपने स्तरीकरण संबंधी विचार में शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा अमेरिकी समाज में शक्ति अभिजात की बात पावर एलाइट की बातें करते हैं। शक्ति अभिजात में आर्थिक अभिजात, राजनीतिक अभिजात तथा सैनिक अभिजात सम्मिलित है। इसलिए जिसके पास तीनों शक्ति प्राप्त होती है उसे ही शक्ति अभिजात कहा जाता है। वह समाज को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। वह समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके पास समादेश शक्ति होता है जिससे वह समाज को नियंत्रित करता है। अमेरिकी समाज शक्ति अभिजात व गैर शक्ति अभिजात से विभाजित करता है। इसे निम्न सूत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। पावर अलाइट, इकोनॉमी अलाइट, पॉलिटिकल अलाइट, मिलिट्री अलाइट। वेबलन का सिद्धांत है। अपने सिद्धांतों का वर्णन थ्योरी ऑफ द
लाइस्योर क्लास में किया है कि विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया इन्होंने जिसे विलासी वर्ग का सिद्धांत कहते हैं। बेबलन समाज को दो वर्गों में व्यक्त करते हैं। प्रथम वह जो अनुत्पादक होते हैं, वे भी अपने आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं का उपयोग करता है, एवं द्वितीय वह जो उत्पादन कार्य में लगा होने पर भी अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण इच्छानुसार उपभोग करने में असमर्थ होता है। बेबलन का मत है कि उपभोग के संबंध में यह विभिन्नता आदिम काल से चली आई है, किंतु उस समय परंपराएं तय करती थी कि कौन किस वस्तु का उपभोग करेगा। इस प्रकार समाज में ऊंचे नीचे दो वर्ग बन जाते हैं जो स्तरीकरण पैदा करते हैं। उसके बाद है सामाजिक गतिशीलता। ईवीएम कवर कर लेते हैं। आपके पास दिया होगा सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे। गतिशीलता समाजशास्त्र का एक प्रमुख विषय है। प्रत्येक समाज में गतिशीलता पाई जाती है। समाजशास्त्री गतिशीलता के अध्ययन में रुचि 3 कारणों में लेते हैं। प्रथम में सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन में हमें समाज में वर्ग निर्माण एवं वर्ग विघटन की प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। गिंडेन्स का कहना है कि जिस समाज में गतिशीलता जितनी कम होगी, उस समाज में वर्ग एकात्मकता उतनी ही अधिक होगी। मार्क्स का कहना है कि अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमजोर करती है। दूसरा, इससे यह पता चलता है कि समाज में व्यक्ति के बनने और बिगड़ने की संभावना कितनी कम या अधिक है। और तीसरा कहता है कि इसके द्वारा हमें समाज की नई चीजों या घटनाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। गतिशीलता समाज में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी, उस समाज में संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। लोग अपने विकास पर अधिक ध्यान देंगे, जबकि जिस समाज में गतिशीलता कम होगी या अवरोध उत्पन्न होगा, उसमें संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहेगी। यह भी देखा गया है कि अत्यधिक गतिशीलता व्यक्ति को नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में गतिशीलता की मात्रा अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः उनमें अपराध व सामाजिक समस्याएं भी अधिक है तथा उनमें जटिलता भी देखने को मिलती है। विद्वानों का कहना है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। इसके द्वारा व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन लाया जाता है। सन 1927 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सोरोकिन द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किया गया। सोरोकिन के अनुसार एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई है रूपांतरित किसी भी चीज में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार सोरोकिन का मानना है कि वे तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें मानव के द्वारा परिवर्तित किया जाता है में सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण ही सामाजिक गतिशीलता है। बोगार्डस के शब्दों में सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। फीचर के अनुसार कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं। हार्टन एवं हंट कहते हैं उच्च तथा निम्न सामाजिक परिस्थिति में गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित है। व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। तीसरा है इनका परिवर्तन समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है जिसमें देशांतर परिवर्तन या सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना, श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री में काम करना, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय छोड़कर दूसरे विश्वविद्यालय जाना, एक कृषि श्रमिक का बिजली मिस्त्री बन जाना। इन इंजीनियरों का एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरी मिल में उसी वेतन और पद पर कार्य करना क्षैतिज गतिशीलता है। ध्यातव्य रहे कि क्षैतिज गतिशीलता सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करती, इसमें सिर्फ पद मूलक परिवर्तन होता है। बंद समाज में कुछ इसी प्रकार के परिवर्तन अधिक होते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है जिसमें इसमें स्थान परिवर्तन आवश्यक है। उद्गर्ग या रेखीय गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, इस प्रकार की गतिशीलता से सामाजिक संरचना प्रभावित होता है, अर्थात इससे संरचनात्मक परिवर्तन होता है। सोरोकिन भी एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु में स्थानांतरण को उद्गर्ग सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, रेखिक गतिशीलता कहते हैं वर्टिकल। रेखीय सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन आता है। स्थान परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं है। दिशा के आधार पर सोरोकिन उद्गर्ग सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभाजित करते हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, इसे सोशल क्लिम्बिंग भी कहते हैं। जब व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गमन करता है तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जैसे एक क्लर्क का शिक्षक बन जाना, एक खाकपति का लखपति बन जाना, एक भूमिहीन का भूमिपति बन जाना, शिक्षक का आईएएस बन जाना। ये सभी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है। अधोगामी क्या होता है? गतिशीलता इसे कहते हैं सोशल सिंकिंग। जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ हो तो उसे अधोगामी गतिशीलता कहते हैं। जैसे दरोगा का लाइन हाजिरी होना, करोड़पति का लखपति होना, नौकरी से सस्पेंड या बर्खास्त होना, ब्राह्मण का महासारी होना, ये सब क्या है? अधोगामी है। अधोगामी का होता है जैसे क्लर्क से अध्यापक बन जाना, अध्यापक से आईएएस बन जाना। और ऊर्ध्वगामी होता है जैसे क्लर्क से पीएन, और पीएन से मतलब लखपति से करोड़पति से लखपति। ठीक है, ब्राह्मण है वो और बाद में मांस लग जाता है खाने, तो ये हो गया। भारतीय जाति व्यवस्था उद्गर्ग गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें निम्न जातियां संस्कृतिकरण द्वारा ऊपर की ओर, जबकि ऊपर की जातियां विस्तारीकरण द्वारा नीचे की ओर गमन करती है। क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, ना कि पद। जबकि रेखीय गतिशीलता में कोई आवश्यक नहीं है कि स्थान में परिवर्तन ही हो, इसे की कहते हैं ना उद्गर्ग कोई, और ना और भी नहीं हो सकता, लेकिन पद के परिवर्तन आवश्यक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, ना कि पद। जबकि उद्गर्ग गतिशीलता में कोई भी आवश्यक नहीं है कि स्थान में परिवर्तन हो ही, यह भी हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होता है। गतिशीलता के अन्य स्वरूप क्या है? व्यावसायिक गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जब कोई व्यक्ति या समूह एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाता है तो उसे व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक बिजली मिस्त्री का कृषक बनना, कपड़ा व्यापारी का शिक्षक होना। व्यक्तिगत गतिशीलता, इंडिविजुअल मोबिलिटी, इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। आय में वृद्धि, पदोन्नति तथा जीवन सुविधा की उपलब्धियों में विकास के माध्यम से यह गतिशीलता देखी जा सकती है। समूहगत गतिशीलता, कलेक्टिव मोबिलिटी, इसके अंतर्गत स्वरचनात्मक कारणों से किसी अथवा सामाजिक श्रेणी में गतिशीलता देखी जा सकती है। उदाहरणार्थ, महाविद्यालय के प्राध्यापकों की विश्वविद्यालय अनुदान निर्धारित वेतन श्रृंखला देने से उनमें सामूहिक गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है। वास्तविक गतिशीलता, रियल मोबिलिटी, यह वह गतिशीलता है जिसे व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करता है
जैसे एक व्यक्ति व्यावसायिक गतिशीलता का इच्छुक है। यह व्यक्ति यदि एक क्लर्क है और अपने प्रयासों से अफसर बन जाता है तो वह उसकी वास्तविक गतिशीलता होती है। आभासी गतिशीलता होती है फिक्शनल मोबिलिटी। जब व्यक्ति अपनी इच्छा इच्छित परिस्थिति की ओर गतिशील नहीं हो पाता तो वह अपने मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए आभासी गतिशीलता की ओर उन्मुख होता है, अथवा जब व्यक्ति गतिशीलता की दिशा में प्रयत्नशील रहता है तब भी वह ऐसा ही करता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी दूसरे को डॉक्टर के संबोधन से पुकारता है। एक लेक्चरर का अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखना, एक संयुक्त निदेशक का निदेशक तथा उप व्यवस्थापक का व्यवस्थापक लिखना आभासी गतिशीलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप इन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने अगर मान लो नेट क्वालिफाई कर लिया, तो जो आपको स्टूडेंट मतलब आपके साथी दोस्त है वो पता क्या कहेगा, संबोधित करते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर साहब। मतलब कि आप उस उपाधि के लिए अभी नहीं हो एलिजिबल, अभी आपने क्वालिफाई किया है। डॉक्टर डीआर मतलब डॉक्टर लगाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होता है। जैसे कि आपको पीएचडी करनी होती है, तब उसके बाद आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। जबकि यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता है अगर आपने नेट कर लिया तो आप डॉक्टर बनेंगे। हाँ, होता है, क्योंकि उसका अगला जो स्टेप है वो वही है, या तो वो प्रोफेसर बनेगा या वो पीएचडी करेगा। लिपसेट और लिपसेट व बेनेडिक्स ने सन 1959 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यावसायिक गतिशीलता के दो रूपों का उल्लेख किया है। अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बात करेंगे। नेशनल ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। जब पीढ़ियों के मध्य व्यवसायिक की विभिन्नता होती है तो उसे अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। यह भी दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है: ऊर्ध्वगामी अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, अधोगामी अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता की बात करेंगे। इंट्रा में बात करेंगे जब एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद कई व्यवसाय को अपनाता है तो उसे अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। मर्टन द्वारा प्रस्तुत परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा इसी प्रकार की गतिशीलता को दर्शाती है। यह भी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी हो सकती है। जोसेफ और कॉल क्या कहते हैं? अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर 1957 बुक है इनकी। अमेरिकी समाज के 3 प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख करते हैं। प्रजनक गतिशीलता, रिप्रोडक्शन मोबिलिटी। कॉल का कहना है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उच्च वर्ग के लोग जब उस वर्ग के लायक संतान पैदा नहीं कर सकते तो समाज के मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग से में खाली स्थान को भरने के लिए स्वाभाविक रूप से गतिशील हो जाते हैं। रोमन में सीजर के समय इस प्रकार की गतिशीलता काफी पाई जाती है। प्रवासी गतिशीलता, माइग्रेटिव मोबिलिटी। जब किसी स्थान पर जीवन यापन के नए अवसर आर्थिक विकास से उत्पन्न होते हैं तो वहां पर दूसरी जगह से लोग आकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। जैसे स्थानीय एवं प्रवासी लोगों के बीच में समाज में ऊपर उठने के लिए एक किस्म की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में प्रवासी लोगों के साथ साथ कुछ स्थानीय लोग कुछ सीढ़ी ऊपर उठने में सफल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की काल ने प्रवासी गतिशीलता कहा है। इस प्रकार की गतिशीलता 1859 से 1920 की अमेरिका में काफी देखने को मिली। प्रौद्योगिकी गतिशीलता, टेक्नोलॉजी मोबिलिटी। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण नए नए पेशों की उत्पत्ति हुई है। कृषि पर आधारित परंपरागत पेशों में कमी आई। इस इस नई स्थिति में गरीबों एवं किसानों के बच्चे नई किस्म की नौकरियों को पाने में सफल हुए हैं। उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है, फलस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। चूंकि इस गतिशीलता का आधार औद्योगिक क्रांति है, इसलिए कॉल ने इसे औद्योगिकी गतिशीलता कहा है। अमेरिकी दंपति रुडोल्फ ने भारतीय जाति व्यवस्था में 3 प्रकार की गतिशीलता का उल्लेख किया है: उद्गर्भ,
वर्टिकल मोबिलिटी, समाज के कुछ तबके ऊंचे समझे जाते हैं। इसमें रेखीय भी आ सकता है आपको, है ना, रेखीय आ गया ना, तब भी यही होगा। ये तबके अभिजात वर्ग के होते हैं और उच्च जातियों में पाए जाते हैं। ऐसे समूहों एवं तबकों में पूर्व महाराजा, राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदार रहे हैं। रुडोल्फ का मानना है कि समाज के ये उच्च समूह किसी जमाने में प्रभावशाली थे। अन्य जातियां इन पर आश्रित थी, इनकी खातेदार थी। यह अभिजात अभिजात जातियां अपने पुराने गौरव के आधार पर राजनीति में सक्रियता बताती है। धीरे धीरे इस परंपरागत अभिजन का प्रभाव कमजोर हो रहा है। क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इसमें जातियों के विभिन्न नेता विशिष्ट संगठनों द्वारा लोकप्रिय राजनीतिक समर्थन प्राप्त करते हैं। इसमें जाति संघों द्वारा पदत वर्गों न जाति समूहों के मध्य एकात्मता होती है। पारंपरिक समाजों की उद्गर उद्ग्रह ग्रह एकात्मकता व संरचनाओं की चुनौती देकर इनके मध्य खाई का नया विन्यास प्रदान करती है। होता यह है कि अभिजन लोग अपने गौरव को खो चुके हैं और इसलिए क्षैतिज स्तर पर जातियों की यह राजनीति लड़ाई वस्तुतः जनता की लड़ाई हो जाती है। विभेदात्मक गतिशीलता, इसके अंतर्गत जातीय संघों और संगठनों का नाम, ग्राम और स्थान विशेष से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वरूप उभरता है। वर्तमान समय में इसी प्रकार की गतिशीलता देखने को मिल रही है। यातायात और संदेश भाग के साधनों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जातियों को एकजुट किया है। रॉल्फ टर्नर अमेरिकी समाज में शिक्षण संस्थानों में दो प्रकार की गतिशीलता बताते हैं: प्रायोजित गतिशीलता तथा प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता। याद रखने वाली बातें हैं, ये पूछे जाएंगे। सोरोकिन उद्गर और क्षैतिज गतिशीलता, रेखीय भी इसे कहते हैं ना। लिप्सेट और बेंडिक्स, अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। जोसेफ, प्रजनन, प्रवासी और प्रौद्योगिकी गतिशीलता। रुडोल्फ उद्गर क्षैतिज और विभेदक गतिशीलता। रॉल्फ टर्नर प्रतिस्पर्धात्मक और प्रयोजित गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता की मात्रा जिस समाज में अधिक होगी उसे खुला समाज और जिसमें इसकी मात्रा कम होती है उसे बंद समाज कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन है ये इन दोनों टॉपिकों से संबंधित, तो कितना टाइम लग सकता है। और अच्छा, तो दोस्तों ये है 352 MCQ। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टाइम कितना हो गया इस लेक्चर में। 1 घंटे 18 मिनट, मतलब कि अभी 2 घंटे का और लेक्चर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये थ्योरी वाला कवर कर लिया हमने, है ना। अब इसके बाद MCQ है जो 350 MCQ है, ये मैं इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेता हूँ ना, क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा और इतना डाटा नहीं है, मतलब कि अपलोड में होने में भी बहुत समय लग जाता है। तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा दूसरा पार्ट सेकंड होगा, इसमें लिखा होगा ना क्लास में पार्ट 2, यस ऐसे लिखा होगा ना, तो उसमें 350 आपको MCQ मिल जाएंगे। ये हर किसी न किसी पेपर में आए हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, IAS 2006 में आया हुआ है, IAS 2006 में आया हुआ, IAS 2006 में आया हुआ है ना। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा इसको, बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो हेक्टिक हो जाता है एकदम ही इतना पढ़ाना, ठीक है। बढ़ा तो दूंगा मैं, परंतु जो होगा ना अपलोड नहीं होता है इतना बड़ा लेक्चर, तो दिक्कत हो जाती है। और लाइव नहीं चल सकता दोस्तों, लाइव में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क इशू होता है, तब मैं रिकॉर्डेड ही डालता हूँ। बाकी
इसमें MCQ वाला सेक्शन मैं बाद में कवर कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PDF अभी नहीं मिलेगा, जब आपके MCQ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं PDF डाल दूंगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस जो MCQ में PGT के भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और TGT के भी, ठीक है। जो भी आपके स्टेट है जैसे कि उनमें जो पेपर हुए उनके MCQ भी इसमें मिल जाएंगे। IAS में जो पूछे गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो क्या होता है, मैं यूँ मतलब इन इस ऐसी बुक्स को क्यों फॉलो करता हूँ, होता क्या है, जैसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर क्वेश्चन कहीं आया है तो वो छोटे एग्ज़ाम में रिपीट होने का होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।